दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पेंटिंग सेक्टर के एक स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है शालीमार पेंट्स। ऑलरेडी हम लोग एशियन पेंट्स और यहाँ पे हम लोग बर्जर पेंट के ऊपर भी बात कर चुके हैं, उसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कर चुके हैं। तो आज बारी है शालीमार पेंट्स की। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल सेटअप में भी डिस्कस करेंगे कि इसका प्रॉपरली क्या टारगेट होने वाला है और क्या इसका रेंज है, कौन सा रेंज में ये काम कर रहा है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में टारगेट क्या होने वाला है। तो आखिर तक वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिएगा सो दैट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सही से मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट इलेक्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आज शालीमार पेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि हम लोग का जैसे प्रैक्टिस है कि एनुअल रिपोर्ट हम लोग चेक करते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट में यहाँ पे कोई ग्राफिकल व्यू जितना ज़्यादा रहता है हम लोग को एनालिसिस करने के लिए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। बट स्टिल यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ हम लोग को मिला नहीं, मेरे को मिला नहीं एक्चुअली। लेकिन एक चीज़ हम लोग को दिख गया कि ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका इंडस्ट्रियल पेंट के ऊपर ये फोकस करता है। चाहे आपका मेरिन सेक्टर में हो या पैकेजिंग सेक्टर में हो, चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट के मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो सकता है, या प्रोटेक्टिव कोटिंग मतलब यहाँ पे जंक ना आ जाए। और बाकी सारा जितना ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फार्मा कंपनी है, उन लोग का जो प्रोटेक्टिव कोटिंग पेंटिंग होता है उसमें शालीमार पेंट्स का अच्छा खासा पकड़ है। और दूसरा हो गया डेकोरेटिव पेंट्स, जो कि हम लोग घर में लगाते हैं, हम लोग अपना ऑफिस में लगाते हैं, जो कि कमर्शियल भी यूज होता है, डोमेस्टिकली भी यूज होता है। तो इसका 4 सेगमेंट में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि वेदर प्रो हो गया, सुपर लैक हो गया, एक्स्ट्रा टफ हो गया, सिग्नेचर हो गया। तो 4 टाइप का यहाँ पे डेकोरेटिव पेंट भी इसका अवेलेबल है। तो इसके ऊपर अगर आप लोग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस अगर देखना है इसको जो एनुअल रिपोर्ट में, तो आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मैनेजमेंट का जो पॉलिसी है उसके ऊपर ही मिलेगा। लेकिन परफॉर्मेंस के ऊपर उतना ज़्यादा डिटेल्स में मिलना थोड़ा सा आप लोग को मुश्किल हो सकता है ग्राफिकल वे में। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग का पास ऑलरेडी एक स्किनर है। तो स्किनर.com पे हम लोग चलते हैं तो हमको कंप्लीट एनालिसिस मिल सकता है। तो यहाँ पे 488 करोड़ का एक कंपनी है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही छोटा कंपनी है। लेकिन सबसे मुश्किल की बात यहाँ पे यही है कि आरओसी जो है वो -10.1% है। मतलब कंपनी का जो 100 रुपीज़ अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो आप लोग को वो 90 रुपीज़ के आसपास का रिटर्न देगा विद इन 1 ईयर। लेकिन ये वाला 21 साल के लिए हुआ है कि 5 साल के लिए हुआ है वो भी देख लेते हैं, लंबा टाइम तक क्या सिचुएशन है। तो लास्ट अगर 5 साल के ऊपर शालीमार पॉइंट्स के अगर आप लोग देखोगे आरओसी -7.2% में है। मतलब लास्ट 5 साल में भी इसका कंप्लीटली लगातार खराब परफॉर्मेंस ही हो रहा है। करेक्ट। और यहाँ पे अगर बात किया जाए पी तो इसका निकलेगा ही नहीं। और ये बाकी अगर डेट के ऊपर ही बात किया जाए तो बाकी पेंट इंडस्ट्री के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा डेट है। 488 करोड़ का जो कंपनी है उसके सामने 133 करोड़ का यहाँ पे डेट है। मानता हूँ कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 1 से कम है, जो हम लोग का थ्रेशोल्ड होता है 1 उससे काफ़ी कम है। लेकिन स्टिल इसके हिसाब से अगर जिस हिसाब से कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो वहाँ पे डेट को कैसे क्लियर कर सकता है। करेक्ट। और यहाँ पे जैसे कि अगर प्रॉफिट लॉस में अगर आप लोग देखोगे कंटिन्यूअसली फ्रॉम 2017 लॉस ही ये जनरेट कर ही रहा है। राइट। और यहाँ पे 2014-15 में भी किया था, लेकिन 16 में थोड़ा सुधर गया था, 5 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया हुआ था। लेकिन 4 साल से यहाँ पे ऑलरेडी वो लॉस दर्ज कर रहा है। और अभी भी जो मार्च 2021 में जो रिजल्ट निकलेगा उसमें भी आप लोग को माइनस में ही दिखने के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर हम लोग को कंप्लीटली जानना है तो आप लोग का अगर क्वार्टर्स में अगर देखोगे आप लोग तो क्वार्टरली रिजल्ट में अगर देखोगे तो मार्च हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया, हर क्वार्टर में इसका ऑलरेडी नेगेटिव रिजल्ट दर्ज कर लिया है। तो अगर दिसंबर क्वार्टर का निकलता है, मार्च क्वार्टर का निकलता है तो ज़्यादा भी सुधारना मुश्किल हो सकता है। ऑलरेडी 42 करोड़ का लॉस हो चुका है। तो ये जो साल आएगा इसका जब भी रिजल्ट निकलेगा वो माइनस में निकलेगा, उतना आप लोग कंफर्म होके यहाँ से आप लोग उस हिसाब से आप लोगों को डिसीजन लेना होगा। ये तो बात था प्रॉफिट लॉस की। अगर कैश फ्लो के ऊपर बात किया जाए तो 3 ईयर्स का -147 करोड़ का दिखेगा। कंपनी तो प्रॉफिट कमा तो नहीं रहा है, ऊपर से कैश फ्लो भी जनरेट नहीं कर पा रहा है। राइट। और लास्ट 5 साल का अगर कैश फ्लो देखा जाए तो -93.6 करोड़ का यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार जैसे कि बिजनेस मॉडल इसका काफ़ी अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छी करती है या अच्छी बिजनेस है। भाई अच्छी बिजनेस के साथ साथ अच्छी फंडामेंटल होना भी ज़रूरत होता है, और अच्छी फंडामेंटल के साथ साथ अच्छी फिनेंशियल भी होना ज़रूरी होता है। राइट। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को शालीमार पेंट में इतना अच्छा पकड़ है, इतना अच्छा यहाँ पे काम कर रहा है, बिजनेस मॉडल है,
पेंटिंग कंपनी है जो कि काफ़ी इमर्जिंग सेक्टर है इंडिया का, फिर भी यहाँ पे जब तक फिनेंशियल समझ में नहीं आएगा, फिनेंशियल जब तक मतलब आप लोग बोल सकते हो कि पकड़ में नहीं आएगा, तो आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना वहाँ पे मुश्किल हो सकता है, आप लोग को भारी पड़ सकता है। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा सा ठीक ठाक है, 53.1% के हिसाब से है। और इन्वेस्टर्स में जाके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोग चेक करते हो तो 10% के हिसाब से यहाँ पे गिरावट हुआ है लास्ट 3 साल में प्रोमोटर होल्डिंग में, राइट। और ये सब के सब जो आया हुआ है आप लोग का प्रोमोटर होल्डिंग से ट्रांसफर हुआ है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रांसफर हुआ है पब्लिक पे। तो पब्लिक अपना जो होता है अपना स्टेक होल्डिंग बढ़ाते जा रहा है, जो आप लोग सलीमर पॉइंट्स पे, जो कि एक काफ़ी दुखदारी बात है, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल और फिनेंशियल है काफ़ी आप लोग को मतलब हेल्प नहीं करने वाला आप लोग का पोर्टफोलियो बढ़ाने में, आप लोग का जो कि इसका जो प्राइस बढ़ाने में, करेक्ट। अगर मैं बात करूंगा इसका जो टेक्निकल एनालिसिस की, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा एक काफ़ी कंसोलिडेटेड चार्ट। कंसोलिडेशन मतलब वो भी अच्छे तरफ से कंसोलिडेशन हुआ नहीं है, और जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है उस ब्रेकआउट में कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि निफ्टी बढ़ा हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे स्टॉक का भी रेट बढ़ा हुआ है, क्योंकि निफ्टी के साथ जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है 0.78 है, तो इसका मतलब निफ्टी जिस तरह मूवमेंट करेगा 78% चांसेस है कि उसी तरफ ही मतलब इसका मूवमेंट हो सकता है। तो उसके कारण निफ्टी बढ़ने के कारण ही भेड़ चाल में ये बढ़ा हुआ है स्टॉक, कोई भी इसके पीछे रीजन, ठोस रीजन आप लोग को नहीं मिल सकता। तो अभी के लिए 1 डे चार्ट में फॉर द शॉर्ट टर्म यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख सकता है, हो सकता है तो गिरावट भी दिख सकता है। और 1 वीक के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ पे उछाल आया हुआ है, तो उछाल के बाद यहाँ पे जो गिरावट दिख रहा है, तो उस गिरावट को अगर संकेत में अगर आप लोग रेस्पॉन्ड करोगे तो आप लोग को मिड टर्म में एक नेगेटिव व्यू मिल सकता है। कहाँ तक गिर सकता है, आप लोग बोल सकते हो कि 77 तक यहाँ पे एक लेवल दिखने के लिए मिल सकता है, राइट। 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे भी उछाल थोड़ा बहुत आया हुआ था, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है उसका, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कंसोलिडेशन और गिरावट ये दोनों में से कुछ दिख सकता है, करेक्ट। और यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को 45 डिग्री स्लोप में अब चढ़ता हुआ नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट आया हुआ है, अभी जो गिरावट आया हुआ है -45 डिग्री स्लोप में है, और कोई भी यहाँ पे मल्टीबैगर पैटर्न नहीं बना रहा है, बिल्कुल भी नहीं बना रहा है। अगर इसके ऊपर भी चढ़ गया है तो यहाँ पे जितना जल्दी हो सकता है अगर आप लोग निकल जाओ, उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग को दे रहा है वहाँ पे एग्जिट करने के लिए। तो सलीमर पॉइंट्स में तो एग्जिट कॉल है, बट स्टिल यहाँ पे जो एग्जिट कॉल अभी के लिए जो सिचुएशन है 90 to 95 के बीच में आप लोग को निकल जाना, यही प्राइस रेंज सही होगा, राइट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा अगर कैंडलस्टिक की, तो कैंडलस्टिक के हिसाब से यहाँ पे जब भी बाइंग हुआ है एक अच्छा वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ है, तो एक ही रीजन है कि कोई भी सोचेगा कि यहाँ पे अच्छा खासा उछाल आ सकता है। और यहाँ पे जितना रेड कैंडल बना हुआ है तो यहाँ पे उतना कम वॉल्यूम के साथ ही बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप लोग हर जितना स्टॉक आप लोग एनालिसिस करो, यहाँ पे एक चीज़ दिख जाएगा कि जो गिरावट हुआ है ना उसमें ज़्यादा दम नहीं है, तो इसका उछाल ही आगे दिखने वाला है, जो कि कैंडलस्टिक हम लोग को कम्प्लीटली बता भी रहा है, राइट। लेकिन थोड़ा सा ट्रैप होने के ज़्यादा मतलब आप लोग ट्रैप होने के जो चांसेस है उसको थोड़ा सा घटा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा कसन रख के ही आप लोग को काम करना होगा, कोई भी गैप डाउन गैप अप यहाँ पे वो भी नहीं है। तो आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगा के एक बार फंडामेंटल को देख के, जब तक फंडामेंटल खराब है तो टेक्निकल को एक बार उस हिसाब से आप लोग को प्रॉब्लम नहीं करे, मैं हमेशा वही कोशिश करूंगा। तो यहाँ से आप लोग को एग्जिट करना ही सही है। एक चीज़ यहाँ पे अगर मैं आपको एक ड्रॉ करके बताता हूँ, उसमें आप लोग को दिख भी जाएगा कि क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होता है जो कि ये वाला जो चार्ट लाइन को अच्छा खासा फॉलो करता है, आप लोग को दिख भी रहा होगा। और नीचे की तरफ जो लाइन होगा वहाँ पे भी आप लोग को दिख जाएगा कि ये वाला जो चीज़ है। और यहाँ पे अगर इस हिसाब से इसी चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर आप लोग जाते हो, तो यहाँ पे जो गिरावट अगर 73 के आसपास का आ जाता है, वो उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा गिरावट होता है 73-75 के बाद अगर बहुत ज़्यादा गिरावट होता है, तो आप लोग को निकल जाना ही सही है। तो अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा खासा चांसेस है, यू कैन एग्जिट एट ए गुड प्राइस, करेक्ट। अगर अभी के लिए तो मेरे को नहीं लग रहा कि ये वाला जो टच होगा 95-96 को टच करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग को यहाँ पे निकल जाना ज़्यादा सही है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी चढ़ जाए तो क्या फ़ायदा, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला था, राइट। और यहाँ पे जो डाइवर्जेंस के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे डाइवर्जेंस बना हुआ था, हायर हाई बना हुआ था। तो हायर हाई के हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे गिरावट भी दर्ज किया गया है। ये गिरावट इतना बड़ा जो डाइवर्जेंस बना हुआ है उसके सामने ये वाला जो गिरावट है वो उतना तो रिजल्टेंट नहीं हो सकता। थोड़ा और गिरावट बचा हुआ है, उस गिरावट को अगर रेस्पॉन्ड करेगा तो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा गिरावट हो सकता है, राइट। और फाइनल में आज हम लोग देखते हैं कि हाइकेंस एंड स्टॉकेस्टिक आरएसआई का ग्राफ
उसके हिसाब से यहाँ पे जिस हिसाब से आप लोग का रेंज के अंदर ही है इसका जो स्टोकेस्टिक आरएसआई, तो अभी के लिए कोई भी आप लोग कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। स्टिल एक ही चीज़ आप लोग को पता चल सकता है कि अभी के लिए जो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। 1 वीक के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चल ही रहा है, लेकिन कोई भी प्रॉपर सेलिंग सिग्नल नहीं आया हुआ है। अगर आपको इंतजार करना है तो आप लोग कर भी सकते हो, लेकिन स्टिल 1 डे चार्ट में ऑलरेडी नेगेटिव स्टार्ट हो चुका है, मतलब 1 वीक में इसका सेलिंग सिग्नल आना ज़्यादा टाइम नहीं है। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो अभी भी अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे रेंज के अंदर ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन आ सकता है, बिकॉज 1 डे और 1 वीक में अगर सेलिंग सिग्नल आ गया तो यहाँ पे कोई भी बाइंग सिग्नल का कोई फर्क, कोई भी वैल्यू नहीं रह सकता है, राइट। तो यहाँ पे फंडामेंटल टेक्निकल सबके हिसाब से सलीमर पॉइंट में एक वीक पॉइंट आ रहा है। जैसे आप लोग को पता है कि यहाँ पे एग्जिट जो प्लान अगर करना है तो 95 रुपीज़ के आसपास का करना है, और नीचे की तरफ में अगर 73 के नीचे चला जाता है तो काफ़ी नीचे जा सकता है। ये थोड़ा आप लोग को ध्यान में रख के काम जरूर करना है। तो ये था फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस ऑफ सलीमर पेंट्स। आप लोग को कैसा लगा? थोड़ा सा आज का जो सेशन था काफ़ी बोरिंग था, बिकॉज स्टॉक इज बोरिंग, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब भी स्टॉक में ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बोलने के लिए नहीं होता है तो मैं खुद मतलब यहाँ पे बोर फील करता हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट स्टिल आप लोग को कैसा लगा, आप लोगों को कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं, ऐसे स्टॉक के ऊपर अगर बात करेंगे, क्योंकि मेरा सजेशन बॉक्स में और कल जो हम लोग का लाइव स्ट्रीमिंग हुआ था, मेरा जो सजेशन था तो सबसे पहले उसको मेरे को रिस्पॉन्ड करना मेरा जिम्मेदारी है, और मैं यहाँ पे रिस्पॉन्ड भी किया। मेरे को भी लगा कि मैं कभी सलीमर पॉइंट में यहाँ पे एनालिसिस कभी मैं पर्सनल में नहीं किया हुआ था, बट स्टिल कोई भी मेरे को पूछेगा सलीमर पॉइंट के जो एनालिसिस, तो मैं उसको बता भी सकता हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी फायदेमंद है, बट स्टिल क्या कर सकते हैं, जो स्टॉक है उसी हिसाब से भी हम लोग को प्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा, करेक्ट। तो ये था आज के लिए इतना ही, और आपका अपना अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखते रहिए, और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू।